Hello dear students, welcome to digital learning platform Avensom International School. Today we are going to start class 9th की जो हिंदी है लहासा की और चैप्टर का नाम है और चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो हमने लास्ट वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। इस वाले वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बोल रहा है थोडला के पहले आखिरी गांव पहुंचने पर। आपको पता है लहासा की ओर में क्या था? लहासा की ओर में राहुल सांस्कृतान जो भारत छोड़कर श्रीलंका बस गए थे, उनकी जो तिब्बत में एक जगह है लहासा, वहां तक की जो यात्रा वृत्तांत है वो लिखा गया है। पहला क्वेश्चन थे थोडला के पहले आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? क्योंकि पहले जब वो जा रहे थे उनके जो परम मित्र थे सुमित आनंद जो भी थे वो साथ में थे, तो इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिला। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था और दूसरे तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छड़ पीकर मस्त हो जाते। तो छड़ जो इधर शब्द है वो एक तरह का पदार्थ है, मादक पदार्थ है, जो पीकर मदमस्त हो जाते थे और तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। इसलिए जो अपने यात्री थे राहुल सांस्कृतान जी, इनको उचित स्थान मिला जाते वक्त, क्योंकि इनके जो 7 मित्र थे इनके वो वहां के जानकार थे, लोग उनको जानते थे, इसलिए उनको एक अच्छी जगह मिल गई। और जब वापस आ रहे थे तब वो साथ नहीं थे तो नहीं मिली। प्रश्न 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? डर किस प्रकार का कि अगर हथियार का कोई कानून नहीं है, क्या पता कोई खंजर निकाल ले, तलवार निकाले, वहां पे खड़े हो जाए कि तेरे पास जितने जेवरात हैं मेरे हवाले कर दे, अन्यथा हम तेरा कत्लेआम कर देंगे, पॉसिबल था। तो उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून ना होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान का खतरा, तो जो जान को खोने का खतरा जो था वो बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। अब यूं लेकर तलवार चल रहा है, अब लोग तो देखते डरते हैं कि इसके पास तलवार है, कब का क्या पता किसका कर दे कत्लेआम। तो डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे और तब देखते थे कि उनके पास कुछ है भी या नहीं। इस तरह हमेशा जान जोखिम में रहती थी कि पहले मारना, अब चाहे उसके पास कुछ हो चाहे नहीं हो वो बाद की बात है, पहले मारेंगे कि मार दिया, अब चेक करो उसके पास कुछ है कि नहीं। तो उनको भी डर लगता था कि कहीं हम इसको ना मार दे या फिर ये हमें ना मार दे, इससे पहले कि काम तमाम कर दो। तो ये जो भय था वो एनी टाइम वहां बना रहता था लोगों में कि भरोसा नहीं किसके पास क्या हथियार और कौन कैसे निकल के मार दे। इसीलिए जो लोग वहां भिखारी थे उनको अंदर नहीं घुसने देते घर के अंदर। लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था? पिछड़ना मतलब पीछे रह जाना या फिर बिछड़ जाना। तो लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से बिछड़ गया। पहला कि उसका घोड़ा बहुत सुस्त था। अब जरूरी तो नहीं कि हर कोई घोड़ा चेतक की तरह हो जो चोट लगने पर भी एक पूरी की पूरी खाई पार करवा दे, जरूरी नहीं। तो उसका जो घोड़ा था वो थोड़ा सुस्त था, ठीक है, चल रहा है, थकेला चल रहा है। और दूसरा वह रास्ता भटक कर एक 1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया था और उसे वहां से वापस आना पड़ा, इसी कारण से देर हो गई। जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, उसको चोट लग गई थी पैर के अंदर, उसके बावजूद उसे पता था कि जख्मी है महाराणा, फिर उस खाई को कूद कर उन्होंने उस घोड़े ने जो है उनकी जान बचाई। तो ये होता है असली जो जज्बा होता है एक। प्रश्न 4 कि लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया?
क्योंकि जो उनके मित्र थे वो एक तरह का टैक्स जो है वो वसूल करते थे। कि लेखक जानता था कि शेखर विहार में जो सुमति है कि यजमान रहते हैं, और सुमति उनके पास जाकर बोध गया के गंडों के नाम पर किसी भी कपड़े का गड्ढा देकर दक्षिणा जो है वो वसूल करते थे, और इस काम में वे कभी कभी हफ्ता तक लगा देते थे। इसलिए लेखक ने मना कर दिया। परंतु बाद में जब लेखक को पता चला कि मुझे जो 101 पांडुलिपियां हैं जो बुद्ध के हाथ की लिखी हुई है वो पढ़नी है, तो उसमें टाइम लगेगा। इसलिए फिर लेखक ने सोचा चलो आप जाके आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का जो सामना है वो करना पड़ा था। तो अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि एक बार भूलवश रास्ता भटक गए, दूसरी बार उसे बहुत तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा। तो मोस्टली ये दो चीजें ही हैं जो उनके कारण भटके या फिर परेशान हुए। ज्यादातर जो चलने का था, घोड़ों पर था या फिर किसी सवारी पर था, वो इतना परेशानी नहीं हुई क्योंकि उनको जाना ही वहां था। तो मोस्टली लेखक की यही परेशानी थी। प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। ये सबसे अच्छी बात है कि कभी भी कोई यात्री जो है कहीं भी जा रहे हैं, मैं मेरी बात करता हूं, अगर हम कहीं भी जाएंगे, अगर मुझे अपनी यात्रा का वृतांत लिखना हो तो मैं बिल्कुल वैसा लिखूंगा जैसे मैंने वहां देखा है, या फिर बोलूंगा कि यार वहां चीज बहुत अच्छी थी। तो अगर भविष्य में कभी मेरा ग्रंथ देखा गया, पढ़ा गया, तो उससे पता क्या चलेगा कि अच्छा मैंने वहां विजिट किया और वहां मैंने एक यात्रा वृतांत लिखा है, और उससे जो वहां का समाज है, किस तरह के वहां लोग रहते हैं, मेरे नजरिए से वो उनको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा। तो यही हुआ कि जब लेखक ने लिखा तो उनके यात्रा वृतांत में जो लोग थे उनका भी जिक्र था, तो पता लगा वहां का समाज कैसा था। तो इस यात्रा वृतांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां ना थी, बिल्कुल नहीं थी। कोई भी किसी से पर्दा नहीं करता था, और कोई छुआछूत वाला तो जो छुआछूत की समस्या, अनटचेबिलिटी, वो तो बिल्कुल भी नहीं थी। महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थी, और निम्न श्रेणी के भिखमंगों अर्थात भिखारियों को छोड़कर कोई भी किसी के घर में आ जा सकता था। पुरुष वर्ग शाम के समय छड़ पीकर मदहोश रहते थे। वे गंडों पर अगाध विश्वास रखते थे कि वो जो आएगा वहां से टैक्स वसूल कर लेगा, और समाज में अंधविश्वास का जो बोलबाला वो था। धार्मिक जो प्रवृत्ति थी, अब जब धार्मिक प्रवृत्ति की जब लोग बिना सोचे समझे कुछ ऐसी चीजें मानने लगे जो उस प्रथा के हिसाब से गलत हो, बट लोग उससे डरते हो, तो वो अंधविश्वास कहलाता है। जैसे हम काले जादू की बात करते हैं, या फिर कोई तांत्रिक भटका रहा है, ये कर रहा है, वो कर, तो वो अंधविश्वास में आ जाता है। अंधश्रद्धा जो होती है ना, जिसका कोई तुक नहीं है, उसको अंधविश्वास कहते हैं। प्रसन्नजात, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। ये एक तरह से ग्रामर का पार्ट है और भाषा रूपी शब्द भी है। इसमें पूछा गया है कि जो मैंने शब्द लिखा है कि मैं पुस्तकों के भीतर था, इसका मतलब इनमें से कौन सा है। ये एग्जाम्स में आते हैं, उसकी टाइप से भी इंपॉर्टेंट है, और जो आगे 12th के बाद होंगे उनमें भी काम आता है। तो पहला बोल रहा है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया था, या फिर लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी और पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो ये तीन तो होंगे नहीं। पुस्तकों में रम गया था अर्थ की पुस्तकें पढ़ने में खो गया था, कि पुस्तकों के भीतर था। तो जब भी मैं कहता हूं कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं और कुछ पल में ही मैं उसके अंदर खो गया था, उसके भीतर था या उसमें प्रवेश कर चुका था, इट मीन्स कि मैं वो काम कर रहा हूं। जैसे लेखक किसके लिए गया था, वो 108 जो लिखे हुए छंद वो पढ़ने गया, और थोड़ी देर बाद उसके भीतर जो रम गया था तो वो पढ़ने में इतना खो गया। प्रश्न 8, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का
चित्रण कर सकते हैं। हमने देखा इस पाठ का सारांश कि जो मोस्टली प्रोबेबली हुआ था उसके अंदर, उसको एक छोटे रूप में समराइज करके हमने आपको बताया। अब ये जो क्वेश्चन आंसर है वो पूरे चैप्टर के हैं और एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट है वो भी इसके अंदर है, ताकि अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाए तो इसमें आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सुमति के यजमान और परिचितों के हर गांव में मिलने से उनकी अनेक विशेषताओं का पता चलता है। जैसे सुमति मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे जिनकी जान पहचान का दायरा विस्तृत था। बिल्कुल दीपक सर जैसे। सुमति अपने यजमानों को बोध गया से लाए कपड़े के गंडे बनाकर दिया करते थे और उनसे दक्षिणा लेते थे। ठीक है। सुमति लोगों की आस्था का अनुचित लाभ उठाते थे पर इसकी खबर लोगों को नहीं लगने देते। तो ये तो थोड़ा तो सेल्फ वाला काम हो गया। वे बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे, यानी अपने धर्म के प्रति सम्मान व्यक्त करते थे। अच्छी बात है। प्रश्न 9, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें। तो देखो सिंपली क्या है, जो कपड़े हैं वो इंसान की आइडेंटिटी बताता है कि हमने जिस तरह के कपड़े पहने हैं और जिस तरह का हमारा बोलचाल है, बिहेवियर है, वो बता देता है लोगों की हम किस तरह के इंसान हैं। वही है कि यह बात सच है कि हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे दुत्कारते हैं। बिल्कुल। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मान पूर्वक अपनाएगा, क्योंकि वहां प्रथा थी भिखारी मतलब डाकू हो सकता है। मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं किंतु वे उच्च चरित्र के, यहां एक शब्द आया चरित्र, इस पे मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा छोटी सी। चरित्र के इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं, परंतु यह बात भी सत्य की वेशभूषा से मनुष्य की पहचान होती है। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है, उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं। बिल्कुल। और कभी कभी हम जो है वो गलत फैसला भी ले लेते हैं कि किसी ने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं बट उसके मन में क्या चल रहा है कभी हमें पता नहीं लगता। अब देखो चरित्र में एक बात करता हूँ, एक बहुत अच्छी कहानी मेरे को याद आई है, मैंने खुद नहीं सुनी थी। तो अब हम जस्ट रामायण की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो रावण था वो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमानी था, सबसे ज्यादा तो ज्ञानी था वो रावण था, सबसे ज्यादा तो अच्छा बड़ा भक्त था वो भी रावण था, क्योंकि अपने सरों को काट काट के उसने पूजा की प्रभु की। और सबसे बड़ा जो पंडित या फिर भक्त कहते हैं वो भी रावण ही था। और रावण ने ऐसे ग्रंथ लिखे अच्छे अच्छे जो मतलब आज तक ज्योतिष वगैरह में वो यूज किए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि रावण तो था उसमें सारे गुण थे। और जब हम राम की बात करते तो राम की जी की एक खूबी रावण की 100 खूबी को परास्त कर देती है। जब हम पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है रामचरित मानस, यानी कि राम जी के चरित्र, यानी वो जो खास थे वो किसकी वजह से खास थे कि उनका चरित्र, जो चरित्र रावण में नहीं था वो चरित्र था राम जी में। तो चाहे उसमें लाख खूबियां हो पर फिर भी वो परास्त हुए। और दूसरी बात आती है कि कठिनाइयों की। जब वो अयोध्या में थे राम जी तो उनको सिर्फ राम नाम से पुकारते थे, बट जब वो 14 साल के लिए वनवास में गए, वनवास से वापस आए, जिन कठिनाइयों को उन्होंने सामना किया तब उनको नाम कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो जीवन में जो भी हमारे सामने कठिनाइयां आए उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही कठिनाइयां हमारे जो उच्च व्यक्तित्व है, उच्च चरित्र है, उसका निर्माण करती है। अच्छी लगी स्टोरी? क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 10। यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहां की स्थिति आपके राज्य या शहर से किस प्रकार भिन्न है? प्रेजेंट की बात करूं तो बहुत ज्यादा भिन्न है। यात्रा वृतांत से ज्ञात होता है कि तिब्बत भारत और नेपाल से लगता हुआ देश है, जहां कुछ समय तक आने जाने पर प्रतिबंध था। जैसा कि मैंने बताया था, वॉर डिक्लेयर चल रहा था कुछ सेशन, तो वो जो टूरिस्ट प्लेस है वो बंद कर दिया गया था। यह स्थान समुद्र तल से काफी ऊंचा है,
17-18 हजार फीट ऊंचे डांडे हैं जो खतरनाक जगह हैं। ये डांडे नदियों के मोड़ और पहाड़ी चोटियों के कारण बहुत ऊंचे नीचे हैं। और यहाँ एक और हजारों बर्फ से ढके श्वेत शिखर, सफेद डायमंड की तरह चमकते हुए श्वेत शिखर है। तो दूसरी ओर बीटे हैं जिन पर बहुत कम बर्फ रहती है। यहाँ विशाल मैदान भी है जो पहाड़ों से घिरे हैं। यहाँ के विचित्र जलवायु में सूर्य की ओर मुंह करके चलने पर माथा जलता है, जबकि कंधा और पेट बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं। यह स्थिति हमारे राज्य शहर से पूरी तरह भिन्न है। और दूसरा, डाकू। तो इतना यहाँ डाकू नहीं घूमते जितना तिब्बत की बात कर रहे थे। समय का भी थोड़ा रहता है कि उस समय अलग था, ये भी समय अलग है। किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पो फटने वाली थी कि हम गांव में थे, तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। नीचे दिए गए वाक्यों को अलग अलग तरीके से लिखे तो जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा या पीछे। तो पहला तरीका क्या है कि पता ही नहीं चलता कि घोड़ा आगे जा रहा है पीछे, या फिर कभी लगता था कि घोड़ा आगे जा रहा है और कभी लगता था घोड़ा पीछे जा रहा है। तो दो तरीके होते हैं हमारे पास। और जो व्याकरण है वो हमें भाषा को अलंकृत करना सिखाता है, अलंकृत अर्थात की सुंदर रूप वर्णन करना। एक जो ब्रज भाषा हम पढ़ते हैं, ब्रज भाषा और खड़ी बोली, दो तरह की बोलियां होती है। खड़ी में क्या है, जो शब्द है वो थोड़े टंकार टाइप होते हैं, जैसे कि थोड़ा फोर्स देके, थोड़ा गुस्सा देके बोला जाए। और जो ब्रज भाषा है वो सुंदर रूप होता है, जैसे कि मतलब उनमें मोती पिरो पिरो के आपको सुनाई जाए। लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर छोटे हैं पर ठीक है। लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की थी? तो लेखक ने तिब्बती की यात्रा भिखमंगों के वेश में की थी। तो अगर ये भिखमंगों के वेश में नहीं होते तो शायद डाकुओं का शिकार हो जाते, क्योंकि यही एक वेश था जिन पर डाकू जो है हमला करने का कोई खतरा नहीं था। वो सोचते थे क्या होगा इनके पास, जबकि अगर तो ढंग के कपड़े पहन लिए तो फिर डाकू का शिकार होना तय था। क्योंकि उस समय तिब्बत की यात्रा पर प्रतिबंध था, हर कोई नहीं जा पाता था। और इसके अलावा डांडे जैसी खतरनाक जगहों पर डाकुओं से इसी वेश में जान बचाई जा सकती थी। जान का खतरा भी है और जाना भी जरूरी है। तो तिब्बत की यात्रा के दौरान लेखक ने क्या क्या नए अनुभव प्राप्त किए? तो अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक ने पाया कि वहां समाज में छुआछूत और पर्दा प्रथा जैसी बुराइयां नहीं है, जो हम बाकी के समाज में देखते थे उस समय बहुत ज्यादा था। वहां औरतों को अधिक स्वतंत्रता मिली है। लोगों में छड़ पीने का रिवाज है। बौद्ध धर्म के अनुयायी तिब्बती अंधविश्वासी भी है। अंधविश्वास तो देखो जहां भी जाओगे अंधविश्वास तो मौजूद रहता है, पूरी तरह से समाप्ति नहीं हो पाती। और बात करते हैं महिलाओं की स्वतंत्रता की, तो उस समय के मुकाबले जो तिब्बत था उसमें ज्यादा स्वतंत्रता थी, बाकी जगह शायद इतना नहीं हो। आज भी हम देख लेते हैं बहुत सारी ऐसी जगह जहां महिलाओं को पूर्ण रूप से जो स्वतंत्रता है, जो सफरेज या फिर अधिकार है वो नहीं मिले, है ना, क्योंकि ये पुरुष प्रभावी समाज है, पूरा का पूरा महिला प्रभावी इतना नहीं है कुछ जगह को छोड़कर। तिब्बत में यात्रियों के लिए कौन सी अच्छी बातें हैं? तो तिब्बत में यात्रियों के लिए कई अच्छी बातें हैं। लोगों का मूड ठीक होने पर आसानी से रहने की जगह मिल जाती है। औरतें चाय बनाकर दे देती, और क्या चाहिए, लोग अपनी सेवा कर रहे हैं। वहां घर में आसानी से जाकर अपनी आंखों के सामने चाय बनाई जा सकती है। महिलाएं भी आतिथ्य सत्कार में रुचि लेती है, जबकि हर जगह ऐसा नहीं होता। लोग धक्के मार के निकाल देते घर से बाहर, ऐसा गुजरा घर के अंदर नहीं होता, बहुत कम जगह। अच्छी जगह तिब्बत में उस समय यात्रियों के लिए क्या क्या कठिनाइयां थी? अनेक कठिनाइयां थी। पहला, तिब्बत की यात्रा करने पर प्रतिबंध था। ऊंचे नीचे स्थानों पर आना जाना सुगम ना था, जान का खतरा था, गिरने का, लगने का, चोट लगने का। भरिया ना मिलने पर सामान उठाकर चलना कठिन हो जाता। भरिया अर्थात वाहन, ऐसा वाहन, जानवर या फिर कोई व्यक्ति जो हमारा सामान बोझा ढोकर वहां तक पहुंचा दे, जिसको हम आज कुली कहते हैं। और डाकुओं के कारण जान और माल दोनों का खतरा बना रहता। जान कीमती है, माल वो भी कीमती, वो भी जरूरी है, खतरा रहता था। अब यूं तो नहीं है कि डाकू है बोले हैंड्स अप, जितना सोना निकाल दे, ऐसा नहीं था वहां।
वहां पहले मार देते थे कि अगर आपके पास पैसा है तो भी मरे, नहीं है तो भी मरे। अगर आप खुशी खुशी दे रहे हो कि ले जाओ डाकू भैया, तो भी वो आपको मार के ही जाएंगे कि हम नहीं चाहते कोई सबूत बचे हमारे। तो डांडे क्या है, वे सामान्य जगहों से किस तरह भिन्न है? तिब्बत में डांडे सबसे खतरनाक जगह है। ये 17-18 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ आसपास गांव ना होने से डाकुओं का भय सदा बना रहता है। जैसे वो गब्बर सिंह रहता था ना उस खंडर या फिर उस पहाड़ी इलाके में, वैसे ही। प्रश्न 6, डांडे को देवता का स्थान कहां था, उसे किस प्रकार सजाया गया? डांडे को देवता का सदस्य स्थान सर्वोच्च स्थान पर था और उसे पत्थरों के ढेर, रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों और जानवरों की सींगों आदि से सजाया गया था। एक डांडे नाम भी है शायद, हाँ, गोलमाल मूवी में वसूली बोलता है ना डांडे, वो वाला। लेखक जिस रास्ते से यात्रा कर रहा था वहां के किलों को परित्यक्त क्यों कहा गया? लेखक जिस रास्ते से यात्रा कर रहा था वहां किले बने थे और इन किलों में कभी चीनी सेना रहा करती थी और आज ये किले देखभाल के अभाव में गिरने लगे हैं। कुछ किसानों ने आकर यहां बसेरा बना लिया, इसलिए उन्हें परित्यक्त कहा गया है, यानी परित्याग कर दिया गया। और एक ऐसा ही राजस्थान की बात करूं मैं, राजस्थान के जैसलमेर में, अगर आपने सुना है नहीं सुना है तो जैसलमेर का एक गांव है कुलधरा, जिसको शायद हॉन्टेड प्लेस भी कहा गया है। उसमें क्या हुआ था, वो जगह ऐसी है कि पता नहीं क्या हुआ, बट उस गांव के जितने भी लोग थे रातों रात उस गांव को खाली किया गया। जो वहां के लोग अचानक बिना बताए, पता नहीं रीजन क्या रहा होगा, बट वहां बिना बताए हजारों लोग रातों रात गायब हो गए और उस दिन से वो जो गांव है पूरा का पूरा खंडर बना हुआ है और वो एक तरह का हॉन्टेड प्लेस भी है। लोग डरते हैं शाम को जाने से बाद, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि 8 बजे के बाद वहां आप नहीं जा सकते। तो यात्रा करते समय लेखक और उसके साथियों ने डाकुओं से अपनी जान कैसे बचाई? तो तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक ने डांडे जैसी खतरनाक जगहों पर भिखमंगों का वेश बनाकर यात्रा की और डाकुओं जैसे किसी को देखते ही टोपी उतारकर ऊंची कूची 1 पैसा कहकर यह बताता है कि वह भिखारी है। कूची कूची 1 पैसा, ओके, कूची कूची, अच्छा है ना। तो बकायदा मतलब यूं था, पैसे मांगते, 1 पैसे दे दो, मैं भिखारी हूं, पैसा दिखा दो। तो डाकू बोलता है ठीक है भिखारी जाने दो, कौन मारेगा इसको, इसके पास पैसा भी नहीं है, फालतू में हम अपना कटरा क्यों वेस्ट करें इसको खून लगाकर। तो ऐसे करके जान बचा लेते थे। प्रश्न 9, तिब्बत में डाकुओं को कानून का भय क्यों नहीं है? वहां लोग ही नहीं बसते। तिब्बत में हथियारों का कानून न होने से डाकुओं को हथियार लेकर चलने में कोई कठिनाई नहीं होती। यदि वे किसी की हत्या कर देते हैं तो सुनसान इलाकों में हत्या का कोई गवाह ही नहीं मिलता है और वे आसानी से बच जाते हैं। वहां तो पहले तो ढूंढना भी मुश्किल है कि कोई हत्या हुई है कि नहीं हुई है। कंजूर क्या है, इनकी विशेषता लिखिए। कंजूर जो है वो बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित प्रतियां हैं। बुद्ध के वचन उनके अनुवाद की हस्तलिखित प्रतियां हैं। कंजूर यह मोटे कागजों पर सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखी गई हैं। ये प्रतियां भारी है और इनका वजन 15-15 सेर तक होता है। पहले वजन सेर ही चलता था, 2 सेर, 3 सेर, 4 सेर। दीर्घ उत्तर ये प्रश्न जिसके उत्तर बड़े हो, कम से कम 5 से 7 लाइन। तिब्बत का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है, उचित है, अच्छा है, सुंदर है। स्पष्ट कीजिए कैसे? तो तिब्बत का प्राकृतिक सौंदर्य सचमुच अनुपम है। यह सुंदर मनोहरी घाटियों से घिरा पर्वतीय क्षेत्र है। एक और हरी भरी घाटियां और हरे भरे सुंदर मैदान हैं, तो दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं। इनके शिखरों पर बर्फ जमी रहती है। वहीं कुछ बीटे जैसे स्थान हैं जिन पर कम ही बर्फ दिखाई देती है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कोने और नदियों के मोड़ इस खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। यहाँ की ठंड जो है जलवायु इसके सौंदर्य में वृद्धि करती है कि एक तरफ तो आप सूरज की तरफ चल रहे हो ऐसे करके, यहाँ तो लग रही है गर्मी और पीछे जखंदे क्योंकि ठंडा एरिया है, वहां लग रही है सर्दी। तो सर्द गर्म सा माहौल था। प्रश्न 2, सुमति लोगों की धार्मिक आस्था का अनुचित फायदा किस तरह उठाते थे? तो सुमति मिलनसार एवं हंसमुक्त व्यक्ति थे, बिल्कुल दीपक सर की तरह।
और वे तिब्बत में धर्म गुरु के समान माने जाते थे। और सुमति जब बोध गया से कपड़े लाते और उन्हें पतले पतले आकार में फाड़ कर गांठ लगाकर गंडा बना लेते थे, और इन गंडों को वे अपने यजमानों में बांट कर दक्षिणा के रूप में धन लिया करते थे। और बोधगया से लाए ये कपड़े जब खत्म हो जाते तो वे लाल रंग के किसी कपड़े का गंडा बनाकर यजमानों में बांटने लगते, ताकि वे दक्षिणा पाते रहे। और इस तरह वे लोगों की धार्मिक आस्था का अनुचित फायदा उठाते। एक होता है अनुचित कि ठीक है चलता है, एक अनुचित मतलब बिना मतलब का, है ना, जिसका कोई तुक नहीं बनता। प्रश्न 3, डांडे के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण कीजिए। तिब्बत में डांडे खतरनाक जगह है और जो समुद्र तल से 17,000 फीट, समुद्र तल अर्थात की जैसे जमीन है, ये समुद्र है और ये समुद्र तल, इस समुद्र तल से जितनी जमीन ऊंची होती है, अब समुद्र तल का जो लेवल सब जगह समान होता है, बट जो ऊपर जो जगह होती है, जो ये सरफेस है, इसकी जो हाइट है वो डिपेंड करती है, वो इसलिए बोलते हैं हम समुद्र तल से ऊंचाई। तो 17,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है और यह सुंदर स्थान निर्जन, जिसमें कोई जन नहीं, सुनसान होता है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कोने और नदियों के मोड़ के अलावा चारों ओर फैली हरियाली इसकी सुंदरता बढ़ाती है। एक और बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां, तो दूसरी तरफ घाटियों में विशाल मैदान है। वहां भीटे यानी पहाड़ों जिस पर बर्फ नहीं दिखती, हरियाली दिखती है, और न बर्फ, यह मिला जुला रूप प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ा देता है। यानी एक ही जगह सब चीजें मिल जाती है हमें देखने के लिए। तिब्बत में खेती की जमीन की क्या स्थिति है, लहासा की और पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। खेती दिखी थी क्या उधर? तिब्बत में खेती की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी हुई है और इन जमीनों का एक बड़ा हिस्सा जागीरों यानी जो मठ थे वहां के, उनके हाथ में है। और अपनी अपनी जागीर में से हर जागीरदार खुद भी कुछ खेती कराता है कि हाँ हमारे लिए भी बच जाए, और इसके लिए उन्हें मजदूरों को मेहनताना नहीं देना पड़ता। खेती का इंतजाम देखने के लिए जिन भिक्षुओं को भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा जैसा होता है, और इन भिक्षुओं और जागीरदारों पर ही खेती कराने की जिम्मेदारी होती है। अब क्या होता है, पंडित को देखकर कौन पैसा मांगेगा? ठीक है, पंडित जी के लिए काम कर रहे मतलब भगवान जी के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसा सोच के लोग पैसा ना मांगते थे ना ये देते थे। तो ये सिस्टम चल रहा था। तो ये था आखिरी क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया हमारा लहासा के और प्रश्न उत्तर कर रहे थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले अगला चैप्टर। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे ट्यून्ड ऑन विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू सो मच।